नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, कहते हैं कि स्वास्थ्य अनमोल धन है। कहते ये भी हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा मन अच्छा होता है, और मन अच्छा हो इसके लिए हमारे शरीर के सभी अंगों का स्वस्थ होना ज़रूरी होता है। क्या हमारे अन्य अंगों की तरह हमारी हड्डियों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे स्वास्थ्य में? क्या मौसम का प्रभाव हड्डियों पर भी पड़ता है? हड्डियों से संबंधित कुछ प्रमुख रोग कौन से हैं और किस तरह की सावधानियां रखनी होती हैं हड्डियों को स्वस्थ बनाने में? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब के लिए आज का ये कार्यक्रम हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा आज का विषय है स्वास्थ्य का आधार स्वस्थ हड्डियाँ, और हमारे आज के विषय विशेषज्ञ हैं सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद जी। आप महारानी अस्पताल जगदलपुर में मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पद पर भी पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे स्वास्थ्य में हमारी जो हड्डियां हैं इनकी क्या भूमिका होती है और इनका स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है? सर, मैं आपको यह बताऊं, एक साधारण सा एग्जाम्पल दूं जी। कि जितना हमारे मकान में नींव की आवश्यकता होती है वही स्थान हमारे हड्डियों का है हमारे इस मानव शरीर में। जी। मानव शरीर हम सभी जानते हैं मुख्यतः एक मांसपेशी और हड्डियों का ढांचा है, जिसके अंदर हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ जो ऊतक हैं वो रहते हैं, और उसी के अंदर हमारा हृदय और हमारे हार्ट और दिमाग रहते हैं। तो इस ढांचे को जो एक शेप, एक आधार प्रदान किया जाता है वह मूलतः हड्डियों से ही प्रदान किया जाता है। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि हड्डियों की हमारी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में। जी, निश्चित रूप से बहुत ही सरलता से और उदाहरण से आपने ये साबित कर दिया है कि हड्डियाँ जो है वो एक तरह से आधार ही है हमारे स्वास्थ्य का। बिल्कुल। लेकिन ये हड्डियाँ मजबूत हों तो ये जिम्मेदारी हमारी है, तो कैसे निभाएं ये जिम्मेदारी, कैसे बनेंगी हड्डियाँ मजबूत? देखा जाए तो हड्डियाँ मजबूत हों इसकी जिम्मेदारी हमारे बचपन से, या बचपन के पहले हम ये कहें कि हमारे मातृत्व के जी हमारे माता पिता के जीन से भी संबंधित हैं। जी। जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है तो हमारी माता का खान पान, गर्भावस्था के बाद फिर हमारे बाल्यकाल में हमारी देखभाल, उसके बाद फिर वयस्क अवस्था में हमारी खुद की देखभाल, और फिर बुढ़ापे में भी हमारी स्वयं की देखभाल इन हड्डियों के स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक है। जन्म से पहले जी, तो इस पूरे इस काल में हमें हर समय हड्डियों की देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। मूलतः जब हम गर्भावस्था में होते हैं तो माँ को सबसे अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है हमारी हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए। जी। तो आजकल यह भी हम देख रहे हैं कि गर्भावस्था में ही हम लोग आयरन सप्लीमेंट के साथ साथ कैल्शियम सप्लीमेंट भी अति आवश्यक तौर पर गर्भवती महिलाओं को देते हैं। जी। तो बच्चे के जन्म से पहले ही हम यह तैयारी कर लेते हैं कि बच्चे की हड्डियां स्वस्थ रहें। जी। और उसके बाद फिर माता जब डिलीवरी हो जाती है या बचपन में, उस समय भी माता का दूध सबसे अधिक आवश्यक है। उसके साथ साथ ही हम कैल्शियम के सप्लीमेंट के रूप में बाहर से 9 महीने के बाद हम बाहर से भी दूध और स्वस्थ पोषण आहार, जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा हो, में दिया करते हैं। उसके बाद फिर आपने यह भी देखा है कि हम बच्चों की मालिश करते हैं। जी। बच्चों की मालिश करते हैं। बच्चों की मालिश करने के बाद उन्हें धूप दिखाते हैं। जी। धूप दिखाने का अर्थ यह है कि उस धूप से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो कि हड्डियों की ग्रोथ के लिए अति आवश्यक है। तो यह हमने आज जाना है, लेकिन हम कई वर्षों से यह जानते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं, या हमारे दादी या हमारी परनानी, वो लोग भी जानते थे कि बच्चों की मालिश की जाती है और उसके बाद उसे धूप दिखाया जाता है। यह हमारी प्रक्रिया बहुत प्राचीन है, और मैं समझता हूँ कि यह हम आज जान पाए हैं इस जगत में, लेकिन हमारी जो पूर्व की पीढ़ियाँ हैं इसे प्रचलित रूप में करती आ रही हैं, परंपरागत रूप से करती परिवार में चला आता था। आपने भोजन की बात कही और इसके माध्यम से जो पोषण मिलता है बच्चों को उसकी बात कही, तो वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो बचपन में दिए जाने चाहिए और इसके बाद जीवन भर हमारे भोजन में वो शामिल होना चाहिए?
हड्डियों की मैं बात करूं तो हमें सभी को पता है जी। कि दूध से बने जो भी आहार हैं वो अति आवश्यक हैं। दूध से ही अंत में मक्खन और घी भी बनता है, जिसे कि हम कुछ मात्रा में बचपन से ही ले सकते हैं और वृद्धावस्था में भी उसको हम ले सकते हैं। यह जरूरी है कि समय समय पर उनकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। साथ ही साथ हम विटामिन डी का प्रयोग करें। विटामिन डी जो हमें सामान्य रूप से धूप में या हमारे सन रेज में मिल जाता है, उसके बाद विटामिन डी का हम लोग कॉड लीवर ऑयल के साथ साथ भी प्रयोग करते हैं, जिसमें कॉड लीवर ऑयल में विटामिन डी, विटामिन ए, अन्य भी तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। दूध, घी, मक्खन के अलावा भी हमारे दैनिक जीवन में कई तरह की सब्जियां हैं, जैसे तिल भी कहा जाता है। तिल की मात्रा अगर हम थोड़ी भी मात्रा रेगुलर रूप से लेते हैं तो हमें काफ़ी अधिक मात्रा में कैल्शियम की प्राप्ति होती है। हरी सब्जियां हैं, कुछ तरह की सब्जियां हैं, कई पत्ते हैं जैसे सहजन के पत्ते हैं, उनमें भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। और इस तरह से कई अन्य वनस्पतियां हैं जो कि हम रेगुलर रूप में हरे पत्ते के रूप में भी लें तो उनमें काफ़ी मात्रा में हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। बात यह है कि हमें उन्हें सतत रूप से कुछ मात्रा में प्रयोग करते रहना है जी। मतलब उसमें कहीं भी गैप ना हो, गैप ना हो, तब हमें आवश्यकता अनुरूप हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता रहे जी। ये तो हुई भोजन की बात जी। जानना चाहेंगे कि बदलते मौसम में हमने देखा है कि कई तरह के रोग जो है वो जन्म लेते हैं, कई तरह के रोग मौसम के प्रभाव से बढ़ जाते हैं। तो क्या हड्डियों पर भी मौसम के बदलाव का कोई फर्क पड़ता है, या कोई ऐसे हड्डी रोग जो किसी विशेष मौसम में ज़्यादा देखने में आते हैं? हाँ जी हाँ, वैसे हमारा मानव शरीर है, इस पर हर मौसम का फर्क पड़ता है। रही बात हड्डियों की, तो जनरली ये देखा गया है कि जब हम शीत ऋतु में हों या कहीं अपना स्थान परिवर्तित करते हैं जहाँ गर्म और सर्द की अवस्था हो, तो उसमें भी हमारे शरीर पर मांसपेशियों पर फर्क पड़ता है। जब हमारी मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं और रिलैक्स होती हैं तो उनका डायरेक्ट असर हमारे जोड़ों पर पड़ता है और हमारे जोड़ों के प्रेशर में बदलाव आता है। वह प्रेशर जब चेंज होता है तब हमारी हड्डियों में या कहते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द की शुरुआत हो सकती है। ख़ास तौर से एक्सट्रीम कंडीशंस में जब बहुत ज़्यादा ठंड हो या बारिश का वक्त हो, उस समय भी हमारे हड्डियों पर हमारे वातावरण का, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फ़र्क देखने को मिलता है। कई बार डॉक्टर साहब ये भी देखने में आता है कि किसी विशेष मौसम में अगर किसी प्रकार का दर्द उभरता है और वो उस मौसम के बीत जाने पर अपने आप ठीक हो जाता है, तो लोग बड़ी लापरवाही कर जाते हैं। तो क्या इस समय डॉक्टर के पास पहुंचना और जांच करवाना या कारण जानना और उपचार लेना कितना ये जरूरी है? मैं यही कहूँगा कि किसी भी दर्द, किसी भी तरह के हड्डी के दर्द का कारण जानना और समय पर उपचार करना अति आवश्यक है। क्योंकि हड्डी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि अगर एक बार कहीं डैमेज होती है तो रिपेयर होने में काफ़ी टाइम लगता है जी। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि अगर हमें हड्डियों में दर्द है या कहीं जोड़ों में दर्द है तो उसका त्वरित रूप से उपचार करें। हमारे नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं मिलते हैं तो हमारे सामान्य डॉक्टर से भी आप सलाह ले सकते हैं। अच्छा, जानना चाहेंगे कि एक बड़ी आम सी बात सुनने में आती है, हड्डियों का बढ़ जाना जी, अगर हम रोग की बात करें जी। और कभी ये भी आता है कि हड्डियों में सूजन है जी। तो ये हड्डियों का बढ़ जाना और हड्डियों में सूजन, क्या ये एक ही चीज़ है? और अगर एक नहीं है तो ये क्या है और क्या इसकी पहचान है और किस तरह से इसका उपचार होता है? ऐसे यह सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि हड्डियां बढ़ गई हैं या हड्डियों में सूजन है। इसका तात्पर्य यह होता है कि यह एक तरह के जोड़ों की बीमारी है। अच्छा। जोड़ों में जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिसे संधिवात कहते हैं जी, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम आम जन को यह समझाते हैं कि हड्डियां बढ़ गई हैं। बेसिकली यह होता है कि हड्डियों पर जब दबाव बढ़ता है जी, तो हड्डियां अपने साइड से, अपने किनारों से एक स्पर के रूप में बढ़ना शुरू होती हैं। बेसिक चीज़ यह है कि वह यह दर्शाता है कि हमारे जोड़ पर लोड ज़्यादा है और वहाँ पर उत्तक खींच रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर एक हड्डियों में कैल्शियम का जमाव शुरू हो जाता है जी। तो बेसिक तौर पे वो देखा जाए तो हम सामान्य भाषा में उसे कहते हैं कि हड्डी बढ़ रही है, बल्कि यह एक्चुअली शो करता है कि हमारी हड्डियाँ अब
लोड सहन करने के काबिल नहीं है, तो हमारा शरीर नई हड्डियों का निर्माण कर रहा है, जो कि एक बीमारी को दर्शाता है। तो मतलब यहाँ पर अगर नई हड्डी बन रही है जी, तो ये एक रोग का लक्षण है, एक लक्षण है जो कि सामान्य एजिंग प्रक्रिया है। जी। अच्छा, ये उम्र के साथ होता है? यह उम्र के साथ होता है जी। महिला पुरुष दोनों में? दोनों में, अलग अलग समय पर अलग अलग शारीरिक बनावट के अनुसार होता है। तो सावधानी क्या ऐसी रखें कि ये स्थिति ना आए कि जब हड्डियां बढ़े? जी, इसमें सावधानी हमें यह है कि हमें हड्डियों का ध्यान अपनी बाल्यावस्था के बाद हमारी वयस्क अवस्था से ही देना शुरू करना पड़ेगा। जी हाँ। हड्डियां कैसे मजबूत होंगी? एक तो उनका खान पान, जी। दूसरा हमारा नियमित रूप से व्यायाम। जी। चूँकि हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं, वे मांसपेशियां हमारे हड्डी के ऊपर पड़ने वाले वजन को कम करती हैं। यदि हमारी मांसपेशियां स्वस्थ हैं, सुदृढ़ हैं, तो हम चलते हुए या कहीं जंप करते हुए अपने हड्डियों को बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मांसपेशियां स्प्रिंग की तरह काम करती हैं, जो कि हमारे जोड़ों पर, हमारे जोड़ों के ऊतकों पर आने वाले दबाव को कम करती हैं। तो यदि हमारी मांसपेशियां रेस्ट पुष्ट हैं, हेल्दी हैं, तो हमारे जोड़ों पर दबाव कम पड़ेगा और हमारे जोड़ों के ऊतक कम डैमेज होंगे, तो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस या अन्य रोग कम होंगे। इस तरह से हमें अपने एडल्ट एज में या हमें अपने वयस्क अवस्था में ही इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हड्डियों पर बोझ न पड़े जी, तो क्या इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मोटापे से बचा जाए या शरीर में जो अतिरिक्त चर्बी है वो बढ़ने न दी जाए? तो क्या इसका भी कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहला सुझाव यह देते हैं कि आप अपना वजन कम करिए, क्योंकि हम एक समय के उपरांत हड्डियों के जो ऊतक हैं, जो मांसपेशियां हैं या टेंडन हैं या मसल्स हैं, वो क्षीण होते हैं, उसमें वजन सहने की क्षमता कम हो जाती है। और यदि हम शरीर पर मान लीजिए 1 किलो का वजन बढ़ाते हैं, तो 1 किलो मल्टीप्लाइड बाय 9.8 रफ, मतलब वह 9.8 न्यूटन केजी तक का वजन ढालते हैं। तो अगर हम 10 किलो बढ़ा लेते तो मान के चलिए कि 980 केजी वेट हमारे शरीर पर बढ़ जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अगर हम मान लीजिए कि अपना वजन 10 किलो भी कम करते हैं, तो हमारे शरीर पर, हमारे जोड़ों पर जो वजन पड़ेगा वह काफ़ी कम होगा और हमारी हड्डियां क्षीण नहीं होंगी। जी। अच्छा, कई बार सुनने में ये भी आता है कि हड्डियां कमज़ोर हैं और देखने में ये आता है कि थोड़ी सी चोट लगने पर हड्डियां जो है उनमें फ्रैक्चर हो जाता है या किसी और तरह का जो है क्रैक उसमें आ जाता है। जी। तो ये हड्डियां कमज़ोर हैं और मजबूत हैं, मतलब क्या किस चीज़ पर निर्भर होती है ये बात? यह हम हमारी मेडिकल की भाषा में हम इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जी। यानी कि हड्डियों का खोखलापन। हड्डियों में जब मसल्स मांसपेशी होती है, मांसपेशी के अंदर हड्डियों में कॉर्टेक्स और मेडुला होता है। जी। तो जो कैविटी होती है उसके अंदर की जो हड्डियां हैं वह समय के अनुसार चीर होती हैं, उनमें मिनरल्स की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है और वह हड्डियां अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जाना जाता है। तो जब यह अवस्था आती है तब हम बोलते हैं कि हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और उस कमजोरी को हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं और बच्चों में हम उसे रिकेट्स के नाम से जानते हैं। बच्चों में भी ये स्थिति आती है? लेकिन ख़ास तौर में बच्चों में यह स्थिति विटामिन डी या शरीर में धूप न लगने के कारण की अवस्था में होती है। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि बच्चों को लोग धूप से बचा कर चलते हैं जी, कि बच्चों को धूप ना लगे। बिल्कुल। तो ये बचाव ज़रूरी है, लेकिन धूप कुछ समय मिलना भी ज़रूरी है। बचाव ज़रूरी है वह उस समय जबकि आप बहुत ज़्यादा गर्मी में निकल रहे हैं या लू लगने की अवस्था है, तब बचाव जरूरी है। अन्यथा सामान्य दिनों में हमें शरीर पर धूप लगना अति आवश्यक है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे दिनचर्या में कई बार आता है कि बहुत दूर तक हम गाड़ियों में सफ़र करते हैं, कई बार हम खुद गाड़ी चला रहे होते हैं, कभी 2 व्हीलर है, कभी 4 व्हीलर है, और या फिर कार्यालय में काम करते हुए लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहना। तो क्या इन सब चीज़ों में भी कोई सावधानी की ज़रूरत होती है अगर हमें किसी प्रकार का हड्डी रोग है, और अगर नहीं है तो उसे बचाव के लिए? आवश्यक तो है ही, ये मैं मानता हूँ।
हमें सबसे पहले तो यह देखना है कि यदि हम सामान्य वयस्क हैं जी, जब तक हमारी हड्डियां मजबूत हैं या हमारी मांसपेशियां मजबूत हैं, हम कैसे भी कहीं भी सफ़र कर सकते हैं जी, करते भी हैं। लेकिन जब एक अवस्था निकल जाती है, मान लीजिए 40 साल, 50 साल, 60 साल, उस समय हमारे शरीर के ऊतक, खासतौर से मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो हमें यात्रा करते समय भी कुछ ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां हमारे शरीर पर कम से कम जर्क लगे। जी, तो बसों में अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हम आगे की तरफ रहें, पीछे की तरफ न रहें। जी, ऐसी जगह का चयन करें जहाँ पर हमें ज़्यादा धक्का मुक्की का सामना न करना पड़े। और अगर हम मान लीजिए बैठे भी हैं या ऐसी जगह पर खड़े भी हैं, कोशिश करें कि हम किसी चीज़ का सहारा लेके खड़े हों ताकि हम जर्क या धक्का लगने से बचे रहें। यदि हम कार में या 4 व्हीलर में सफ़र करते हैं तो और हमारी अवस्था प्रौढ़ावस्था है तो हम कोशिश करें कि बहुत लंबी सीटिंग एक साथ ना करें। जी, कुछ एक या 2 घंटे में गाड़ी रोक के 5-10 मिनट के लिए अपना थोड़ा सा चल फिर लें। जी, कॉन्स्टेंटली एक जगह बैठ के सफ़र ना करें। हड्डियों के साथ साथ शरीर के जो अन्य ऊतक हैं उन पर भी उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जी, कोशिश यह रहे कि जब हम बैठे हैं तो हमारे पीठ में जी, या पीठ के पीछे या गर्दन के पीछे कुछ न कुछ सपोर्ट लगा रहे। जी, गाड़ी में अगर हैं, 4 व्हीलर में हैं, तो अपने सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें, जी, क्योंकि कहीं भी जर्क लगने की स्थिति में आपकी हड्डियों पर लोड कम आएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, जी। क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि सीट बेल्ट केवल एक व्यवस्था है और अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो ये उल्लंघन होगा यातायात के नियमों का। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप जब यात्रा करते हैं 4 व्हीलर में तो सीट बेल्ट का प्रयोग ज़रूर करें। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न स्वास्थ्य से बढ़कर जान है। जी, जी, जान बचाने के लिए उपयोग करना अति आवश्यक है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि स्वास्थ्य जो है वो आधार है जीवन का, ये कह सकते हैं। जी, अच्छा, इसी आधार पर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जी, बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, विशेष करके जो अब तो जो युवा हैं उनमें भी ये लगातार रोग जो है बढ़ता जा रहा है। क्या कारण नज़र आता है आपको और किस तरह की सावधानी रखने की ज़रूरत है? जी। आजकल हम यह देख रहे हैं कि स्लिप डिस्क एक आम बात सी होती जा रही है। जी, कारण हमारी दिनचर्या है और हमारा स्टूल या हमारे चेयर पर बैठने की प्रक्रिया है। जी, आजकल ये देखा जाता है कि हम कंप्यूटर पर ज़्यादा वर्क करते हैं और करीब करीब हमारी सीटिंग 6 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच की होती है हो जाती है। जी, और यह सीटिंग लगातार होती है। लगातार सीटिंग होने के कारण हमारा शरीर एक विभिन्न अवस्था में, मतलब विभिन्न अवस्थाओं में रहता है जी, और जिससे हमारी मांसपेशियां, खासतौर से हमारे कोर एब्डोमिनल मसल्स कमज़ोर होती जा रही हैं। जी, उसके कारण हमारा जो शरीर का ढांचा है वह बिगड़ता जा रहा है जी, और हमारा लोड जो है वह स्पाइन पर ज़्यादा होता है। स्पाइन पर लोड ज़्यादा होने के कारण जो 2 हड्डियां हैं, जी, जो मन के, जिनको कहते हैं हम वर्टिब्रा कहते हैं, उसके बीच में एक नरम ऊतक होता है जिसे हम डिस्क कहते हैं। जी, तो वह डिस्क कमज़ोर होती जा रही है और यदि उस पर कहीं एबनॉर्मल प्रेशर पड़ा, कहीं जर्क हुआ या कहीं आप मान लीजिए गलत तरीके से झुक गए, जी, आप अपना पेन उठाने के लिए भी झुके तो उस पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। चूँकि हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हमारा बैक मसल्स, कोर मसल्स कमज़ोर हैं, इसलिए हमारे सामान्य झुकने की अवस्था में भी उस पर काफ़ी अधिक लोड आता है और फिर वह जो डिस्क है वह एक जगह से ब्रेक हो जाती है। अच्छा, उस डिस्क में कहीं ना कहीं दरार आती है और उसके अंदर के जो द्रव्य है या ऊतक है वह बाहर आ जाता है और वह फिर हमारी नर्व को इरिटेट करता है, जिससे हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये दरारें बढ़ती हैं? तो वह दरारें पड़ती हैं। इसे ही हम सामान्य अवस्था में डिस्क स्लिप कहते हैं जी, या वह डिस्क प्रेशर के कारण बल्ज हो जाती है, तो उसे हम डिस्क बल्ज कहते हैं। तो मतलब सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये कह सकते हैं। सावधानी की ज़रूरत है, दिनचर्या में परिवर्तन की ज़रूरत है और हमें उस मांसपेशी को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन रेगुलर रूप से व्यायाम की ज़रूरत है। जी, डॉक्टर साहब, एक इन दिनों चलन है कि सोशल मीडिया का यूज़ करके हर व्यक्ति अपना इलाज खुद करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है जी, और हड्डियों से संबंधित रोगों में भी ये देखने में आता है। जी। बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध है उसमें, क्या कहेंगे आप?
कि क्या इस तरह की जानकारी लेकर के खुद ही डॉक्टर बन जाना कितना खतरा इसमें हो सकता है? मैं दर्शकों को यही सलाह देना चाहूँगा, आप सोशल मीडिया का उपयोग करिए, अवश्य करिए जी। लेकिन हर सोशल मीडिया में यह लिखा रहता है या कहा जाता है कि यह सामान्य जानकारी है। कृपया इसका उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से या अपने किसी भी जानकार आदमी से इसका ज्ञान ले लें। जी। जो भी चीज़ें हैं उपलब्ध हैं, यह साहित्य उपलब्ध है, लेकिन इसका उपयोग करना किसी भी तरीके से अपनी मर्जी से मैं सोचता हूँ कि ठीक नहीं है। जानकारी रखना अच्छी बात है, लेकिन जानकारी का उपयोग करना किसी भी जानकार व्यक्ति के सलाह के बाद ही उसका उपयोग करें। स्वयं डॉक्टर बनना मैं कभी भी इसकी सलाह नहीं दूंगा। एक और स्थिति आती है डॉक्टर साहब, अगर कभी मान लीजिए हड्डी में क्रैक है या फ्रैक्चर है और प्लास्टर लगाया गया है जी। तो डॉक्टर ने कह दिया 15 दिन का या 1 महीने का प्लास्टर है जी। कई बार देखा जाता है कि लोग समय से पहले खुद ही प्लास्टर खोल लेते हैं जी। या फिर प्लास्टर खुलने के बाद वो डॉक्टर के पास नहीं जाते दोबारा जांच के लिए जी। इस स्थिति में किस तरह का नुकसान होने की संभावना होती है? हाँ, यह एक कॉमन प्रक्रिया है कि हम किसी भी ट्रीटमेंट को यदि किसी डॉक्टर की सलाह से लेते हैं जी। तो हमें उसकी सलाह अंत तक मानना चाहिए। जी। अधजल गगरी छलकत जाए, आपका ज्ञान अगर आधा है तो फिर वो नुकसान करेगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम अपने आप को किसी डॉक्टर के हवाले करते हैं तो उसकी पूरी बात पूर्णतः हमें मानना चाहिए, क्योंकि हड्डियों में भी उनके जुड़ने की अवस्था के अनुसार ही हम प्लास्टर खोलने की सलाह देते हैं। कई हड्डियां जल्दी जुड़ जाती हैं तो उसे हम जल्दी प्लास्टर खोलने की सलाह देते हैं, कई हड्डियां लेट जुड़ती हैं उनमें हम लेट प्लास्टर खोलने की सलाह देते हैं। क्योंकि आपको स्वयं नहीं पता कि उसमें हड्डियों का टूटापन कितना है, लिगामेंट कितने टूटे हैं या अन्य कोई ऊतक कितने टूटे हैं, वह जो डॉक्टर आपको देख रहा है उसे पता है। तो पूर्ण रूप से उसकी बात को मान कर ही आप प्लास्टर को खोलें। अन्यथा यदि बीच की अवस्था में हम प्लास्टर को खोल देते हैं तो वह हड्डी या वह लिगामेंट या वह ऊतक पूरी तरह से नहीं जुड़ता और फिर उसमें अन्य तरह के विकार उत्पन्न होते हैं जिसकी की अधिक संभावना होती है और उसमें फिर वह दर्द बहुत लंबे समय तक रहता है या हो सकता है कि आजीवन वह हड्डी ना जुड़े। तो उसमें परेशानी आपको उठानी पड़ती है। एक बड़ी समस्या सामने आ सकती है। जी। जरा से 10 दिन 15 दिन के लिए अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो आगे के लिए वह समस्या बिगड़ सकती है। तो डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आकर के आज आपने हमारे दर्शकों को ये बताया है कि हमारे स्वास्थ्य का जो आधार है स्वस्थ हड्डियाँ, ये हड्डियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इनकी बड़ी भूमिका है हमारे स्वास्थ्य में। और हड्डी शरीर की कोई भी हो, लापरवाही इसमें कहीं नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक हड्डी जो हमारे शरीर की है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसकी देखभाल होनी चाहिए। कोई विकार हो तो विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। इन सारी बातों के लिए और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लोगों में लाने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपका।